नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार। आज प्रधानमंत्री की राज्य में 4 चुनावी रैलियां। मेहसाणा, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में मतदाताओं को करेंगे संबोधित। रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, रेलवे हर महीने दे रहा है 16 लाख नौकरियां। असम मेघालय सीमा पर हुई विवादित हिंसा का मामला। असम सरकार मामले की जांच केंद्रीय या तटस्थ एजेंसी को सौंपने को तैयार। मेघालय सरकार के मंत्रियों के गृह मंत्री अमित शाह से जल्द मिलने के आसार। नेपाल के संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन बहुमत की ओर। रुझानों में सत्तारूढ़ गठबंधन 75 और मुख्य विपक्षी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल 38 सीटों पर आगे। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बड़ा उलटफेर, सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, गुजरात में चुनाव प्रचार और तेज होता जा रहा है। सभी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा हुआ है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज राज्य में 4 चुनावी रैलियां हैं। प्रधानमंत्री आज गुजरात के मेहसाणा, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में रैलियां करने वाले हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सूरत से जुड़ रहे हैं, गुजरात से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा। सूरज, ये बताइए कि आप लगातार गुजरात के विभिन्न इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री वहां पर 4 रैलियां करने वाले हैं, तो बताइए कि आज इसके अलावा भी क्या कुछ खास होने वाला है? शालिनी, आज की अगर हम बात करें तो आज गहमा गहमी रहेगी, क्योंकि पहले चरण के मतदान अब बिल्कुल करीब आ चुके हैं और तमाम राजनीतिक दलों ने प्रयास अपने पूरे करने शुरू कर दिए हैं। जो वायदे हैं, जो जनता से जो जोड़ कंपेन है, वो सब किए जा रहे हैं। और जो जिस इलाके में मैं घूम रहा हूँ, ये सौराष्ट्र का इलाका है और तटीय इलाका है। यहाँ पर भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे डीजल और पेट्रोल दाम बढ़ने की वजह से यहाँ जो स्थानीय मछुआरा समाज है वो काफी परेशान था। उसकी जो मछली उत्पादन में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्षेत्र है पूरे भारत का 7% का योगदान देता है और 1600 किलोमीटर से लंबा जो तटीय क्षेत्र है वो जुड़ा हुआ है गुजरात का। तो ऐसे में डीजल और पेट्रोल, केरोसिन तेल के दाम बढ़ने से यहाँ मछुआरा समाज को काफी दिक्कतें हो रही थी। लेकिन हमने देखा बीते दिनों केंद्र सरकार की तरफ से उनको रियायत दी गई और डीजल की जो सब्सिडी है वो अब जो फिशिंग कोऑपरेटिव समाज के बैंक हैं उसके अलावा भी सरकारी मान्यता प्राप्त किसी भी पेट्रोल पंप से ले सकते हैं। साथ में केरोसिन में भी सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है और पेट्रोल से चलने वाले बोटों के लिए भी रियायत दी गई है। तो इस तरह के तमाम प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं ताकि धन्यवाद सूरज सभी जानकारी के लिए। आप सुन रहे थे गुजरात से हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा को, जो बता रहे थे वहां के स्थानीय मुद्दों के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सनसेट टीवी की टीम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर पहुंची और स्थानीय लोगों की अपेक्षाएं और उनकी राय को जानने की कोशिश की। साथ ही पोरबंदर विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों से भी बात की। आइए देखते हैं पोरबंदर से एक खास रिपोर्ट। गुजरात का पोरबंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली है और पर्यटन के लिहाज से यहाँ काफी संभावनाएं हैं। समुद्र के किनारे बसे पोरबंदर में ज्यादातर लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन मछली पकड़ना है। यहाँ मतदान पहले चरण में है। सनसेट टीवी की टीम ने यहाँ जाना लोगों का मिजाज। विधानसभा चुनाव में क्या है हमारी मांग? पहली तो हमारा 27 साल से हमारा बंदर का रिनोवेशन भी नहीं हुआ और नया बंदर भी नहीं बना।
डिमांड कुछ नहीं है हमारा, मछुआरे का एक ही डिमांड है, डीजल का भाव रेट कम करो। महात्मा गांधी और सुदामा से जुड़े होने के कारण स्थानीय लोगों की अपेक्षा है कि पर्यटन और उद्योग का विस्तार कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। मुद्दे ये है पोरबंदर के, यहाँ बड़े बड़े उद्योग नहीं है, रोजगारी की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, इसकी वजह से लोगों को ज़्यादातर मुश्किल ही पड़ रही है। चुनाव में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और जब से भाजपा सरकार आई है तब से पूरे गुजरात में बहुत विकास हुआ है। पोरबंदर विधानसभा से चुनावी मैदान में भाजपा से पूर्व मंत्री बाबूभाई बोखिरिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोड़वाड़िया हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एंड लॉ एंड ऑर्डर 4 मुद्दा जनता में है और नए युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। शिक्षा महंगी हो गई, इससे लोग बहुत परेशान हैं। अब हमारे काम दिख रहे हैं और जो काम दिख रहे हैं उन मुद्दों पे हम कह रहे हैं प्रजा को कि हमारे काम दिख रहे हैं, उनको ध्यान में लेते हुए हमें आप मतदान करिए और आगे हम इससे भी बड़े अच्छे काम करते रहेंगे पोरबंदर विस्तार में। पोरबंदर में मतदान पहले चरण में है और स्थानीय जनता में काफी उत्साह है। लोकतंत्र में महापर्व में हिस्सा लेकर यहां जनता अपने लिए विकास सहित सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ सूरज मोहन झा की रिपोर्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा हर महीने लगभग 16 लाख नौकरियां सृजित की जा रही हैं। वो अजमेर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस केंद्र सरकार के तहत हर महीने लगभग 16 लाख नौकरियां सृजित की जा रही हैं और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पारदर्शिता नरेंद्र मोदी सरकार की कुंजी है। आज पीएफ में अप्रैल महीने में, मई महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में एवरेज कभी 16 लाख, कभी 18 लाख, कभी 14 लाख, यानी एवरेज 15 से 16 लाख नए रोजगार हर महीने देश में आज पैदा हो रहे हैं। असम सरकार ने कहा कि वो पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में मेघालय के साथ राज्य की विवादित सीमा पर हिंसा के मामले में जांच किसी केंद्रीय या तटस्थ एजेंसी को सौंपेगी। हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने घटना में कथित रूप से शामिल पुलिस और वन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भी आदेश दिया है, जिसमें कार्बी आंगलोंग के पुलिस अधीक्षक का तबादला शामिल है। असम सरकार ने 6 मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि असम के वन कर्मियों ने करीब 3 बजे मुकरो इलाके में एक ट्रक को रोका था, जो कथित रूप से अवैध तरीके से काटी गई लकड़ियां लेकर जा रहा था। इसके बाद भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें असम का एक वनकर्मी और मेघालय के 5 नागरिक शामिल थे। मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मंत्रियों की एक टीम 24 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग करेगी। मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को घटना पर एक रिपोर्ट भी सौंपेगा। And our discussion was very brief, and he has assured that whatever can be done from the Assam government side and whatever cooperation is required for any kind of steps to be taken or any kind of inquiry to be done, that he will be there and he will support. भारत आसियान के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक मंगलवार को कंबोडिया में संपन्न हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा संबंधों के दायरे और मजबूती को और बढ़ाने के लिए 2 प्रमुख पहल का प्रस्ताव रखा। पहला, संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियान में महिलाओं के लिए भारत आसियान पहल। इसके तहत भारत में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र में आसियान सदस्य देशों की महिला शांति सैनिकों के लिए जरूरत के हिसाब से तैयार किए गए पाठ्यक्रम का संचालन करना और आसियान की महिला अधिकारियों के लिए भारत में टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन करना भी शामिल है। दूसरा कार्यक्रम समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण पर भारत आसियान पहल था, जिसमें समुद्री प्रदूषण के महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने की दिशा में
युवाओं को जोड़ना शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया में अमेरिका, वियतनाम, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान सभी देशों के साथ रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए आपसी हित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जेल में मालिश कराने पर छिड़े विवाद के बीच सूत्रों ने दावा किया है कि उनकी मालिश करने वाला व्यक्ति एक नाबालिग से बलात्कार का आरोपी कैदी था। वहीं भाजपा और कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी ने सामने आई एक सीसीटीवी फुटेज में जैन की मालिश करने वाले व्यक्ति की पहचान रिंकू के रूप में सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने के लिए भी कहा है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मसाज करने वाला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, बल्कि 2021 में जेपी कला में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद आरोपी है। पुलिस ने उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। आम आदमी पार्टी ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि वो दिल्ली नगर निगम चुनावों से पहले केजरीवाल की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि टेस्ट के दौरान आरोपी आफताब ने आवेश में आकर श्रद्धा की हत्या करने की बात कबूल की है। पुलिस की मांग पर शहर की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति दी थी। वहीं जांचकर्ताओं को उस फ्लैट में खून के धब्बे मिले हैं जहां श्रद्धा और पूनावाला रहते थे। साथ ही पुलिस को अन्य साक्ष्य भी हाथ लगे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद पुलिस के नार्को टेस्ट कराने की संभावना है, जिसकी अनुमति अदालत ने पिछले सप्ताह ही दे दी थी। पूनावाला की 5 दिनों की पुलिस हिरासत मंगलवार को खत्म होने पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उसकी हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर विभिन्न दलों के सांसदों और कई गणमान्य व्यक्तियों ने अलग अलग मुलाकातें की। इस मौके पर एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, बीजेपी के सुशील कुमार मोदी, बीजेडी के सुजीत कुमार, कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी और नाम निर्देशित सांसद सोनल मानसिंह भी मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति ने विभिन्न दलों के राज्यसभा सांसदों के साथ विचार विमर्श भी किया। इस मौके पर रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सीएम रमेश उपराष्ट्रपति निवास पहुंचे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। महाराष्ट्र से एनसीपी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर फौजिया खान भी उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंची। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक डॉक्टर मेहता ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने जयपुर फुट पहल के माध्यम से विकलांगों के पुनर्वास के लिए भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के योगदान की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को जांच और विचार करने के लिए ऊर्जा मामलों की स्थायी समिति को भेज दिया है। ये समिति 3 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान अगस्त में लोकसभा में विद्युत संशोधन विधेयक 2022 पेश किया था। तब कांग्रेस, द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसका विरोध किया था और इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र के सभी खंडों, उत्पादन, पारेषण और वितरण परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। आप बने रहिए हमारे साथ। The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पहले एक नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर। 14वां पोल्ट्री इंडिया एक्सपो, जिसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री कार्यक्रम माना जाता है, जिसमें 99 वैश्विक विशेषज्ञों सहित लगभग 370 कंपनियां शामिल होंगी, आज से 25 नवंबर तक हाईटेक्स माधापुर हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी श्रीकाकुलम जिले के नरसनपेटा गांव का दौरा करेंगे, जहां जगन्नाथ शाश्वत भू हक्कू और भू रक्षा पुनर्सर्वेक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत शाश्वत भू हक्कू भू रक्षा योजना के तहत जिन गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, वहां के किसानों को जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज बांटे जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन करेंगे। बंगाल के नवनियुक्त राज्यपाल सीवी आनंद बोस कोलकाता में आज शपथ लेंगे। बोस को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव शपथ दिलाएंगे। उनकी नियुक्ति का ऐलान राष्ट्रपति भवन ने 17 नवंबर को किया था। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग यानी IPRD का चौथा संस्करण भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की व्यस्तता का प्रमुख प्रदर्शन आज से शुरू होगा। IPRD 2022 का विषय इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव यानी IPOI का संचालन है, जिसे 4 नवंबर 2019 को 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त किया गया था। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा ने अपना महाराष्ट्र चरण समाप्त कर दिया है और आज मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के लिए तैयार है। बुरहानपुर के पास मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज इस यात्रा में शामिल होंगी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने पटना जाएंगे। आदित्य ठाकरे की इस मुलाकात में उनके साथ पार्टी के सचिव और सांसद अनिल देसाई और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सहित कुछ और नेता भी रहेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 5 हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मामले की विचारणीयता पर वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की मूर्तियों की नियमित पूजा करने की अनुमति मांगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ऐसे डिफॉल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करेगी, जिन्होंने राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए किसानों की कर्ज माफी के वादे के भरोसे अपना ऋण नहीं चुकाया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने मंगलवार को कहा कि राज्य में लाइसेंसी हथियारों के व्यापक सत्यापन अभियान से पता चला है कि कई हथियार फर्जी पते के आधार पर जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और सत्यापन अभियान 3 महीने में पूरा किया जाएगा। टॉप 10 के बाद अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नेपाल के संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन बहुमत की ओर बढ़ रहा है। मतगणना के नए रुझानों के अनुसार सत्तारूढ़ गठबंधन करीब 75 सीटों पर जीत रहा है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अगुवाई वाली मुख्य विपक्षी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को 3 सीटों पर जीत मिल चुकी है और वो 38 अन्य सीटों पर आगे चल रही है। नेपाली कांग्रेस 6 सीटें जीत चुकी है और 46 सीटों पर आगे चल रही है। गठबंधन में उसकी सहयोगी पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की पार्टी CPN-MC 17 सीटों पर और CPN-US और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी 2-2 सीटों पर आगे चल रही हैं। इंडोनेशिया के जावा के मुख्य द्वीप में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस हादसे में अब तक 268 लोगों की मौत हो गई और करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। बचाव दल भूकंप के झटकों की श्रृंखला के बीच मलबे के नीचे फंसे बचे लोगों की तलाश कर रहा है। 5.6 तीव्रता के भूकंप का केंद्र राजधानी जकार्ता से करीब 75 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पहाड़ी पश्चिम जावा में सियानजुर शहर के पास था।
मॉस्को के अधिकारियों ने दावा किया है कि 22 नवंबर को क्रीमिया का सेवस्तोपोल शहर ड्रोन हमले से प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि हालांकि किसी भी नागरिक या वस्तु को नुकसान नहीं पहुंचा है। साथ ही उन्होंने लोगों से शांत रहने का आग्रह किया। क्षेत्रीय गवर्नर के मुताबिक रूसी हवाई सुरक्षा को सक्रिय कर दिया गया और 2 ड्रोन को मार गिराया गया। ये वही क्षेत्र है जिसे 2014 में रूस ने यूक्रेन से हड़प लिया था। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने दावा किया है कि मंकी पॉक्स वैक्सीन की एक खुराक टीकाकरण के 14 या अधिक दिनों के बाद 78% तक प्रभावित साबित होगी। एजेंसी ने वैक्सीन के रिजल्ट्स को अब तक के सबसे मजबूत साक्ष्य के रूप में वर्णित किया है। आपको बता दें कि डेनमार्क की बवेरियन नॉर्डिक एकमात्र लैब है जो मंकी पॉक्स के खिलाफ एक लाइसेंस प्राप्त टीका बनाती है, जिसे MVA-BN कहा जाता है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते इसने यूरोपियन देशों को टीके की 20 लाख खुराक की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ईरान में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत से भड़के विरोध प्रदर्शन पर सरकार की कार्रवाई की हर तरफ आलोचना हो रही है। इस लिस्ट में अब संयुक्त राष्ट्र भी जुड़ गया है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान में देश में 2 महीने से अधिक समय से चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की बढ़ती कठोर और घातक कार्रवाई की निंदा की है। Since the nationwide protest began on the 16th of September, over 300 people have been killed, including more than 40 children. 2 16-year-old boys were among 6 killed over the weekend. Protesters have been killed in 25 of Iran's 31 provinces, including more than 100 in Sistan and Baluchistan. चीन में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से स्थिति एक बार फिर गंभीर हो गई है। राजधानी बीजिंग में कोरोना लॉकडाउन के तहत कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। बीजिंग में कोरोना के नए मामले में बढ़ोतरी के साथ 2 और लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बीजिंग में अधिकारियों ने पार्क, कार्यालय भवनों और शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया है। शहर के सबसे अधिक आबादी वाले चाओयांग जिले में करीब पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है और निवासियों से जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर ऊर्जा के झटके से उत्पन्न वैश्विक मंदी के बीच भारत इस वित्तीय वर्ष में 6.6% की वृद्धि दर के साथ एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि G20 में शामिल देशों में सऊदी अरब के बाद भारत ही एकमात्र देश होगा जिसकी विकास दर सबसे ज्यादा रहेगी। वहीं लगातार बढ़ती ब्याज दरों और उच्च मुद्रास्फीति के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस साल मामूली वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा 2023 में ये और सुस्त पड़ सकती है। OECD के अनुमान के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल सिर्फ 3.1% की दर से बढ़ेगी। यह आंकड़ा 2021 के 5.9% के मुकाबले काफी कम है। ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर ट्राई ने बुके के हिस्से के रूप में 19 रुपये प्रति माह से अधिक सब्सक्रिप्शन शुल्क वाले टेलीविजन चैनलों पर रोक लगाने वाले नियम को वापस ले लिया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने टैरिफ आदेश 2017 और इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो अब एक ब्रॉडकास्टर को सभी के MRP के योग से अधिक पे चैनलों के बुके का मूल्य निर्धारण करते समय अधिकतम 45% की छूट की पेशकश करने की अनुमति देता है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। फुटबॉल के महाकुंभ यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में मंगलवार को एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। लुसेल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से पराजित कर दिया। फुटबॉल जगत के इतिहास में सऊदी अरब की अर्जेंटीना पर यह पहली जीत है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच कुल 4 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें अर्जेंटीना ने 2 मैच जीते थे। अर्जेंटीना की ओर से मैच में इकलौता गोल लियोनेल मेसी ने किया। वहीं सऊदी अरब के लिए
सालेह अल शहरी और सलीम अल दावसारी ने गोल दागे। बात करें आज के मुकाबले की, तो आज लीग स्टेज के 3 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा, जबकि उसके बाद जर्मनी, जापान और स्पेन, कोस्टा रिका के बीच मुकाबला होगा। इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तत्काल प्रभाव से टीम को छोड़ने का फैसला किया है। क्लब ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी। रोनाल्डो को ब्रिटिश पत्रकार पियर्स मॉर्गन के साथ अपने हालिया इंटरव्यू के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इंटरव्यू के बाद से ही इस बात के बारे में कहा जाने लगा था कि वो अब क्लब के लिए आगे नहीं खेलेंगे। इंटरव्यू में रोनाल्डो ने कई मुद्दों पर क्लब की आलोचना की थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि क्लब के कुछ लोग उन्हें जबरन बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं 23 नवंबर यानी कि आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 23 नवंबर साल 1983 को भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन की शुरुआत राजधानी दिल्ली में भारत की अध्यक्षता से शुरू हुई और इसका समापन गोवा में हुआ। यह राष्ट्रमंडल देशों का 7वां शिखर सम्मेलन था। यह सम्मेलन 29 नवंबर तक चला। इस सम्मेलन में 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका द्वारा ग्रेनाडा पर हमला करना, दक्षिण अफ्रीका और क्यूबा की सेना द्वारा नामीबिया पर कब्जा करना और अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच परमाणु प्रतिस्पर्धा। राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2 साल में एक बार होता है। 23 नवंबर साल 1904 को अमेरिका के सेंट लुइस में तीसरे ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। यह पहली बार था जब ओलंपिक खेल यूरोप के बाहर आयोजित किए गए। जापान और रूस के बीच हो रहे युद्ध की वजह से पूरे यूरोप में तनाव था। इसी वजह से सेंट लुइस जाने की कठिनाई के कारण दुनिया के शीर्ष एथलीटों में से अधिकांश खिलाड़ियों को इस ओलंपिक से दूर रहना पड़ा। खेलों के इस महाकुंभ में शिरकत करने वाले 650 एथलीटों में से लगभग 80% प्रतिभागी संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। 23 नवंबर साल 1937 को डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का निधन हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। साल 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर जगदीश चंद्र भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है।